नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का हमारा जो एमसीक्यू का ये वीडियो रहेगा जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। तो कल के वीडियो लेक्चर में भी हमने एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ा था बर्थ के समय। कुछ और खास बातें जो एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में आती है और जो एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनको विद रैशनल सॉल्व करने वाले हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आपसे गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट मैक्सिमम लोगों को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए ताकि हम इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर सकें, एक बेहतरीन क्लास की, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बेहतरीन थॉट से हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो लेक्चर का। तो आज का हमारा थॉट है, नाकामयाबी से लड़ते रहो, गिरने के बावजूद हर बार उठते रहो, बार बार प्रयास करते रहो और कभी हिम्मत मत हारो। बहुत ही साधारण लाइन है लेकिन मर्म बहुत बड़ा है कि जिंदगी में हम जब भी प्रयास करेंगे तो दो चीजें मिलती है, या तो कामयाबी या नाकामयाबी। और नाकामयाबी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। जब भी लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल मिले, आपको नाकामयाबी मिले, तो नाकामयाबी से दोबारा लड़ते रहो। अगर आप लाइफ में गिर जाओ, अगर आपको लाइफ में चोट पहुंचे, आपको बैकवर्ड जाना पड़े, आपको लोग दबाने की कोशिश करें, आपको फेलियर का सामना करना पड़े, तो उसके बावजूद ही हर बार वापस उठो। हर बार गिर के नहीं रहना, अपने को वापस उठना है। उठ के दोबारा से प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है, हर बार चीजों से लड़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपको सक्सेस होना है तो हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। हिम्मत कभी भी मत हारना, किसी के भी सामने मत हारना। बिना हिम्मत हारे अपनी मेहनत को जारी रखना, अपने प्रयासों के द्वारा अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने की कोशिश करना। कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी और आप वो सब करना चाहेंगे जो आप करना चाहते हैं। अपना सेल्फ एस्टीम, अपने आप को मजबूत बनाएं और लोगों के सामने अपने आप को मजबूत तरीके के पेश करते हुए आपने जो सपना देखा है, आप जिस सपने को जीना चाहते हो, उस सपने को करिए। अपनी कथनी और अपनी करनी को एक रखिए। जो आप कहते हैं वो आप करिए और ऐसा करके आप जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करिए। आप एक बेहतरीन जगह पे होंगे और उस भगवान ने जो आपको रूप दिया है, वो भगवान भी प्राउड करेगा कि मैंने एक बेहतरीन इंसान बनाया है जो वास्तव में एक बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसी बेहतरीन थॉट के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। आज के इस सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू अपने सामने, मैक्रोसोमिया क्या है? व्हाट इज मैक्रोसोमिया? द ऑप्शन इज लार्ज साइज बेबी, बिग माउथ, लार्ज हेड और लार्ज टंग। देखिएगा, मैक्रोसोमिया एक टर्म है, मैक्रोसोमिया एक टर्म है जो हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है, द वर्ड मैक्रो मतलब लार्ज, मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? लार्ज। और सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी। मैक्रो मतलब लार्ज और सोमा मतलब बॉडी। ये वो बच्चे होते हैं, उस मदर के बच्चे होते हैं जो मदर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की होती है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जिस मदर को डायबिटीज रहता है, उस मदर में ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा रहेगा। ये ग्लूकोज प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाता है और बेबी खूब सारा इंसुलिन बनाता है। वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को यूज करता है और इंसुलिन जब ग्लूकोज को यूज करेगा तो बच्चे में सेल का डिवीजन अच्छा होगा, ज्यादा होगा और उसका साइज जो है, उसकी बॉडी का साइज जो है वो क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस वाले मदर के बच्चे में लार्ज साइज के बेबी जो है वो वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसको हमने मैक्रोसोमिया बोलना है। लार्ज साइज बेबी, बिग माउथ, लार्ज हेड और लार्ज टंग, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लार्ज साइज बेबी। पूरी बेबी की साइज ही लार्ज होगी। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। ए यहाँ पे आंसर बनेगा कि बेबी है, उसकी बॉडी का, बेबी का साइज जो है वो क्या रहेगा? लार्ज देखने को मिलेगा। बिग माउथ या लार्ज हेड या लार्ज टंग एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बात हो रही है, पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन लार्ज नहीं होगा, ये मैक्रोसोमिया का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब तो पूरा बेबी ही लार्ज होगा, मतलब उसकी बॉडी की साइज ही लार्ज होती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा
ए। और एक्सीलेंटली कई सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बच्चा जो होता है वो लार्ज साइज का बेबी देखने को मिलता है, उसकी बॉडी का साइज जो है वो लार्ज होता है। ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी का साइज लार्ज होता है उनमें नॉर्मल डिलीवरी जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाली मदर होती है और उसका शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो और उसके बच्चे का साइज लार्ज है तो उसको हम LSCS के थ्रू बच्चे को बर्थ करवाते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि जो पैसेज है उसकी तुलना में बच्चे का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ऐसे बच्चे जो मैक्रोसोमिक होते हैं उन बच्चों में बर्थ होने के बाद में उतनी ग्लूकोज की सप्लाई मदर नहीं कर पाती है जितनी वो उसके वुम्ब में कर रही थी, और बच्चों की नीड जो है वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। इसलिए ऐसे बच्चे जो मैक्रोसोमिक होते हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस के मदर के बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में ज्यादा जाते हैं। उन बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है बच्चों के अंदर ब्लड शुगर का 40 mg/dl से कम हो जाना। तो ये बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया से इन बच्चों में रिस्क होती है डेथ होने की। तो इन बच्चों को जो है हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करना वहां पे इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर और नर्सिंग प्रायोरिटी रहता है। तो मैक्रोसोमिया का मतलब हो गया लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट है कॉमन साइट फॉर मंगोलियन स्पोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट नियोनेटल केयर के दौरान आपको देखने को मिलेगा मंगोलियन स्पोर्ट, और उसकी कॉमन साइट यहाँ पे पूछिए कि कौन सी होनी चाहिए। फेस, नेक, लंबोसेक्रल एरिया और लेग। देखिएगा मंगोलियन स्पोर्ट जो होता है वो हम पढ़ते हैं ब्लू कलर का मार्क्स। क्या होता है? ब्लू कलर का मार्क्स है, ये एक बर्थ मार्क्स है। ब्लू कलर का एक बर्थ मार्क है। बर्थ मार्क का मतलब होता है जन्म से बच्चे की बॉडी में कुछ मार्क्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें अगर ब्लू कलर का कोई मार्क्स प्रेजेंट है तो उसको मंगोलियन स्पॉट कहते हैं। इसके बनने का रीजन होता है लोकल लोकल एक्सेसिव एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिलेनिन। लोकल स्किन के किसी साइड पे मिलेनिन जो कि स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है, उसका लोकली एक्सेसिव सिक्रीशन होने की वजह से एक ब्लू कलर का मार्क्स स्किन के ऊपर बन जाता है, और जन्म से ये मार्क्स प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बर्थ मार्क्स कहते हैं। वो मंगोलियन स्पॉट कहलाता है। ये जो लोकल मिलेनिन का सिक्रीशन होता है ये बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है, कॉमन जो साइट होती है जहां पे ये होता है वो होता है लंबोसेक्रल एरिया। कौन सा एरिया होता है? लंबोसेक्रल एरिया, LS एरिया। लंबोसेक्रल एरिया जो होता है वो कॉमन साइट है जहां पे इसका लोकल सिक्रीशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से वहां ब्लू कलर का मार्क्स ज्यादा बनता है। सवाल ने ये पूछा था कि कॉमन साइट कौन सी है इसकी मंगोलियन स्पॉट की, तो जवाब बिल्कुल सही है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया एक्सीडेंटली, LS लंबोसेक्रल एरिया। लंबोसेक्रल एरिया जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कॉमन साइट मंगोलियन स्पॉट की जो है वो लंबोसेक्रल एरिया में, जहां पे लोकल मिलेनिन का सिक्रीशन एक्सेस होता है और एक ब्लू कलर का मार्क्स लंबोसेक्रल एरिया में न्यूबॉर्न बेबी में बर्थ से देखने को मिलता है। उसको हम नाम देंगे मंगोलियन स्पॉट। किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है, ऑटो रिजोल्व हो जाता है 2 साल के अंदर अंदर। कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग रह सकता है, जो प्रॉब्लम वाली कुछ बात नहीं है, लेकिन विद इन 2 years मंगोलियन स्पॉट जो है वो ऑटो रिजोल्व हो जाता है, वो मार्क्स जो है वो परमानेंटली डिसअपियर हो जाता है। सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, कॉमन साइट मंगोलियन स्पॉट। ए चाइल्ड ड्रॉज सर्किल, एक बच्चा जो है सर्किल ड्रॉ कब कर सकता है? माइलस्टोन से क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए 12 महीना, 24 महीना, 30 महीना और 36 मंथ्स। चार ऑप्शन है यहाँ पे। सवाल ने पूछा है ड्रॉ सर्किल। देखिएगा तीन ये फाइन मोटार माइलस्टोन है। चार तरीके के माइलस्टोन होते हैं, ग्रोस मोटार, फाइन मोटार, लिंगुअल और सोशल माइलस्टोन। ग्रोस मोटार माइलस्टोन ज्यादातर मेजर मसल से रिलेटेड होते हैं। फाइन मोटार माइलस्टोन जो होते हैं वो फिंगर्स से संबंधित होते हैं, और लिंगुअल और सोशल माइलस्टोन होते हैं। ये जो माइलस्टोन दिया हुआ है, वन इज फ्रॉम लैंग्वेज एंड वन इज फ्रॉम सोशल अपीयरेंस। ये जो माइलस्टोन दिया हुआ है ड्रॉ ए सर्किल, ये माइलस्टोन जो है वो ग्रोस मोटार माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन? सॉरी, फाइन मोटार माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन है? फाइन मोटार माइलस्टोन। फाइन मोटार माइलस्टोन जो होते हैं इसमें तीन माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है। एक माइलस्टोन जो है वो सर्किल से संबंधित है, एक माइलस्टोन जो होता है वो रेक्टेंगल से संबंधित है, एक माइलस्टोन जो होता है वो ट्राइंगल से संबंधित है। तीन माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है। एक माइलस्टोन जिसको सर्किल बोलते हैं हम, एक माइलस्टोन जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, एक माइलस्टोन जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। CR और T है ना, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। सर्किल,
रेक्टाएंगल और ट्राइंगल। इनको आपको याद रखना है। सर्किल, रेक्टाएंगल और ट्राइंगल में सर्किल जो है वो 3 साल का माइलस्टोन होता है, 3 ईयर पे बच्चा बना पाता है सर्किल। रेक्टाएंगल 4 साल का बच्चा बना सकता है और ट्राइंगल 5 साल का बच्चा बना सकता है। 3, 4 और 5, सर्किल, रेक्टाएंगल और ट्राइंगल। सर्किल, रेक्टाएंगल और ट्राइंगल, 3 साल, 4 साल और 5 साल का बच्चा, है ना। तो सर्किल जो बनता है वो 3 साल पे बनता है, रेक्टाएंगल जो बनता है वो 4 साल पे बनता है और ट्राइंगल बनता है वो 5 साल पे बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा हुआ है सर्किल का पूछा था, सो द करेक्ट आंसर इज 36 मंथ, जिसमें कितने साल हो जाए, 3 साल, 3 ईयर। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट्स 36 मंथ। और 3 ईयर का बेबी जो है वो कैन ड्रॉ ए सर्किल, सर्किल बना सकता है। और 4 साल का बच्चा रेक्टेंगल और 5 साल का बच्चा ट्राइंगल। फाइन मोटर माइलस्टोन के अंदर आता है। तीनों याद रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सर्किल बच्चा किस उम्र में बना सकता है। तो द आंसर इज 36 मंथ। साकिर्स टेप इज यूज टू मेजर, सवाल ने पूछा है साकिर टेप एक तरह का टेप है जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। तो पूछा यह है कि क्या चीज मेजर की जाती है साकिर टेप से। ऑप्शन है अपर मिड आर्म सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बेबी, वेट ऑफ द बेबी, हेड सरकमफ्रेंस। चारों के चारों एंथ्रोपोमेट्री के अंदर आते हैं। अपर मिड आर्म सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बेबी, वेट ऑफ द बेबी एंड हेड सरकमफ्रेंस। तो देखिएगा साकिर टेप जो होता है, साकिर टेप वो यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे जो एंथ्रोपोमेट्री है वहां से क्वेश्चन है जिसमें वेट और लेंथ या हाइट, इसके अलावा हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, अपर मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ये सारे के सारे एंथ्रोपोमेट्रीज के अंदर आते हैं। इनको मेजर करने के डिफरेंट टाइप के स्केल्स काम में लिए जाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं हेड सरकमफ्रेंस की, तो हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए ऑर्डिनल टेप काम में लिया जाता है। ऑर्डिनल टेप जो होता है, जो मास्टर जी यूज करते हैं, उस टेप को यूज किया जाता है। इंच टेप इसको हम बोल सकते हैं या ऑर्डिनल टेप हम इसको बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे वजन, वेट। वेट जो बेबी का है वो मेजर करने के लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेइंग मशीन होती है। वी कैन यूज वेइंग मशीन। इसके अलावा जो है आप बीम बैलेंस काम में ले सकते हो, वेइंग मशीन। इसके अलावा बीम बैलेंस काम में ले सकते हो। इसके अलावा एक साल्टर स्केल आती है, वो भी वेट को मेजरमेंट करने से संबंधित होती है ना, साल्टर स्केल। ये वेट को मेजर करने के लिए काम में ली जाती है। और जो लेंथ होता है बच्चे का, उसको मेजर करने के लिए 1 साल से छोटा बच्चा है तो इन्फेंटोमीटर काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, इन्फेंटोमीटर। और 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें स्टेडियोमीटर काम में लिया जाता है, स्टेडियोमीटर। तो ये साकिर टेप का जिक्र ना तो हेड सरकमफ्रेंस में हुआ, ना वेट में हुआ, ना लेंथ में हुआ। इसका मतलब बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। साकिर टेप इनके मेजरमेंट में यूज नहीं ली जाती है। हेड सरकमफ्रेंस को मेजर किया ऑर्डिनल टेप से, वेट को मेजर किया वेइंग मशीन से और लेंथ को मेजर किया इन्फेंटोमीटर या स्टेडियोमीटर से, है ना। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस हम सब पढ़ते हैं 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है एट बर्थ, ये स्टेप से मेजर करना अपने को। वेट जो होता है वो 2.5 टू 3.5 केजी होता है, ये हमें मेजर करना है वेइंग मशीन से। और नॉर्मल लेंथ जो होती है वो लगभग 45 टू 50 सेंटीमीटर होती है, ये हमें मेजर करना है इन्फेंटोमीटर से। बर्थ के समय लेंथ मेजर करते हैं इन्फेंटोमीटर से और 1 साल के बाद में हाइट मेजर करते हैं स्टेडियोमीटर से। तो ये तीनों चीजें तो यहाँ पे नहीं होगी। तो अगला एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ए, अपर मिड आर्म सरकमफ्रेंस। और एक्सीलेंटली बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। ये मिड आर्म सरकमफ्रेंस, अपर मिड आर्म सरकमफ्रेंस, उसको मेजर करने के लिए काम में ली जाती है साकिर्स टेप। साकिर टेप जो होती है मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने वाली एक कलर कोडिंग टेप होती है, जिसमें अलग अलग कलर कोड वहां पे होते हैं। और उसमें रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 कलर इंपॉर्टेंट है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड कलर का मतलब होता है बहुत ही भयानक कंडीशन है न्यूट्रिशनल स्टेटस की बच्चे की, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और कंजर्वेटिव बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। येलो कलर का मतलब है बहुत भयानक कंडीशन तो नहीं है लेकिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंटेशन देने जरूरी है, हॉस्पिटलाइज की नीड नहीं है। और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बच्चा एकदम नॉर्मल है, कोई इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे न्यूट्रिशन ले रहा है उसी तरह से न्यूट्रिशन को चलने दो। तो इस तरीके से 3 कलर कोडिंग टैप होती है। खतरनाक कलर रेड है और नॉर्मल कलर ग्रीन है, येलो बीच का कलर है, जिसमें हॉस्पिटलाइज की जरूरत नहीं है लेकिन सप्लीमेंटेशन देने की जरूरत है।
तो साकिर टेप, कलर कोडिंग टेप विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अपर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्कूल एज पीरियड, स्कूल एज पीरियड के दौरान साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो कौन सा है? साइको सोशल डेवलपमेंट पूछा है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सैम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा है साइको सोशल डेवलपमेंट, दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, साइको सोशल और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन ने दिया था। ये डेवलपमेंट देने का श्रेय एक साइंटिस्ट को जाता है जिसका नाम था एरिक एरिक्सन। और इस एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेज वहां पे बताई है अलग अलग एज ग्रुप के अंदर। साइको सोशल, साइको वर्ड फॉर माइंड और सोशल वर्ड फॉर सोसाइटी, तो सोसाइटी के प्रति बच्चे का माइंड सेटअप किस उम्र में क्या रहता है, ये एरिक एरिक्सन ने बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने बताया कि जो इन्फेंट एज होती है, इन्फेंट एज वो होती है जो 1 साल तक की होती है, उस बच्चे का साइको सोशल स्टेज होता है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। वो बच्चा जो है वो कुछ चीजों पे ट्रस्ट करता है, कुछ चीजों पे मिसट्रस्ट करता है, और उस तरीके से उसमें एक साइको सोशल डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता है। तो इन्फेंट एज की जो स्टेज होती है साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो रहती है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। दूसरा है इन्फेंट एज के बाद में आती है टोडलर एज। कौन सी एज आती है? टोडलर, जो कि 1 से 3 साल की उम्र होती है। और टोडलर एज का साइको सोशल डेवलपमेंट है ऑटोनॉमी वर्सेज सैम एंड डाउट, खुद को ऑटोनोमस फील करना और कभी कभी उस काम को नहीं कर पाने पे खुद पे सैम और डाउट होना, ये ऑटोनॉमी वर्सेस सैम एंड डाउट होता है टोडलर एज के अंदर। टोडलर एज के बाद में आती है प्री स्कूल एज। कौन सी एज? प्री स्कूल एज। और प्री स्कूल एज के अंदर होता है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, है ना, किसी चीज को इनिशिएट करना और उसको नहीं कर पाने पे गिल्टी फील करना। तो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो है वो इन्फेंट, टोडलर और प्री स्कूल एज से संबंधित है, तो ये स्कूल एज से संबंधित नहीं है। सो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। जिन लोगों ने इसका जवाब दिया है वो खोटा है। डी मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर पुट किया है एक्सीलेंटली। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिए। इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी जो है वो स्कूल एज का साइको सोशल डेवलपमेंट है। स्कूल एज के अंदर अगर साइको सोशल डेवलपमेंट करना है तो वहां पे चलेगा इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी जो है वो गलत जवाब है। क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी, कौन है फाउंडर साइकोसेक्सुअल थ्योरी के? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आराम से इसको डील कर सकते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के फाउंडर, बहुत ही बढ़िया, बिना ऑप्शन के जवाब, क्या बात। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रूड और एरिक एरिक्सन, फटाफट से जवाब लिखिए, बहुत बढ़िया। फाउंडर ऑफ साइकोसेक्सुअल, अभी हमने पढ़ा था साइकोसोशियल थ्योरी तो किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने। तो इन्होंने तो क्या दी थी? साइको सोशल थ्योरी। इन्होंने क्या दी है? साइको सोशल थ्योरी। अच्छा, एक और थ्योरी चलती है मोरल थ्योरी, जिसको देने का श्रेय किसको जाता है? कॉलबर्ग। तो इन्होंने दी है मोरल थ्योरी, मिस्टर कॉलबर्ग ने क्या दी है? मोरल थ्योरी। और एक थ्योरी चलती है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। और कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है वो देने का श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, कॉलबर्ग ने मोरल और साइकोसोशियल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने। तो पीछे क्या बचा? सिगमंड फ्रूड। और इन भाई साहब ने क्या दी है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सिगमंड फ्रूड। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रूड, जिसकी 5 स्टेजेज है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। 5 स्टेज होती है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, OAPLG, है ना। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। इन्फेंट एज में ओरल, टोडलर में एनल, प्री स्कूल में फेलिक, स्कूल में लेटेंसी और एडोलसेंट में जेनाइटल। ये 5 स्टेज चलती है सिगमंड फ्रॉइड की साइको सेक्सुअल थ्योरी के अंदर। सिगमंड फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक और थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। ये साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, साइकेट्री के अंदर साइको एनालिटिक थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। उन्होंने ब्रेन का एनालिसिस किया, साइको एनालिसिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वॉल्यूम इन प्रीटर्म नियोनेट। एक प्रीटर्म नियोनेट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन प्रीटर्म नियोनेट 90 ml पर केजी, 80 ml पर केजी, 70 ml पर केजी और 60 ml पर केजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम इन ए प्रीटर्म नियोनेट कितना होता है? नॉर्मली
एक न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड वॉल्यूम हम पढ़ते हैं कितना होता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एट बर्थ, अगर हम ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो कितना होना चाहिए 80 ml पर केजी। नॉर्मल न्यूबॉर्न का ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए 80 ml पर केजी। लेकिन वो बच्चा होता है जो टर्म एज का होता है ना, एक टर्म एज का बच्चा है तो उसका ब्लड वॉल्यूम कितना होता है 80 ml पर केजी। ये वो एज है जो कौन सी एज है, टर्म एज है, और टर्म एज पे ये ब्लड वॉल्यूम होता है 80 ml पर केजी। 80 टू 100 तक भी हम काउंट करते हैं, एक सीधा सवाल आंसर पूछे तब तो 80 है, बाकी 80 टू 100 होता है, लेकिन आपको एक ही सेलेक्ट करना है तो क्या सेलेक्ट करते हैं 80 ml पर केजी। ये तो टर्म एज के बच्चे का ब्लड का वॉल्यूम होता है। लेकिन वही बच्चा अगर प्री टर्म होता है तो उसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। प्री टर्म बेबी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो 70 और 60 तो नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं ज्यादा है, और हमारे क्वेश्चन में बच्चा कैसा है प्री टर्म है, तो इसका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मली कितना होगा 90 ml पर केजी, क्योंकि इसमें ज्यादा होगा। अच्छा, प्री टर्म बेबी का ब्लड वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा का वॉल्यूम जो होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम वो क्या रहता है, हाई रहता है। प्लाज्मा वॉल्यूम क्या रहता है, हाई, और प्लाज्मा ही ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है, इसलिए ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, हाई। तो प्री टर्म बेबी में प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ब्लड वॉल्यूम टर्म बेबी से ज्यादा होता है। नॉर्मल अगर एक स्केल की बात करें तो ये ऑन एंड एवरेज जो है अबाउट 90 टू 105 होता है, 90 से 105 होता है। लेकिन एक ही जवाब पूछा जाए तो जवाब क्या है 90। टर्म में 80, प्री टर्म में 90, और प्री टर्म में ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सेस प्लाज्मा वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। बी जवाब खोटा है। जिन लोगों ने ए जवाब लिया वो बिल्कुल करेक्ट है, कुछ लोगों ने बी जवाब लिखा है जो कि बिल्कुल खोटा जवाब है, और सी डी के तो सपने ही नहीं देखने अपने को, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 90 ml पर केजी। नेक्स्ट है अपगार स्टैंड फॉर, अपगार न्यूनेटल असेसमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपगार का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है कि अपगार किस चीज के लिए स्टैंड करता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपगार। वर्जीनिया अपगार के द्वारा दिया हुआ एक स्केलिंग स्कोर जो कि वहां पे 1 to 10 वहां पे नंबरिंग दिया जाता है। जीरो मिनिमम मार्क्स है, 0 to 10 जीरो मिनिमम मार्क्स है और 10 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। जितने ज्यादा मार्क्स उतने अच्छे मार्क्स, जितने कम मार्क्स उतने खराब मार्क्स माने जाते हैं अपगार स्कोर में। तो ए का मतलब यहाँ पे लिखा है अपेरेंस, प्रेशर, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अपेरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। सी में अपेरेंस, प्रेशर, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, और डी में अपेरेंस, प्रेशर, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। विच इज द करेक्ट वन, अपगार स्कोर फॉर स्टैंड फॉर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने सही से देखा है तो तीन ऑप्शन लगभग एक जैसे है और खोटे भी है ना, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपगार में प्रेशर वर्ड यूज नहीं होता है। पी का मतलब अपगार में प्रेशर नहीं है, पल्स रेट या हार्ट रेट से संबंधित है, जो एकमात्र ऑप्शन में दिया हुआ है, और वो ऑप्शन कौन सा है, बहुत ही बढ़िया बी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ए का मतलब अपेरेंस, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब ग्रीमेस, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब रेस्पिरेशन होता है अपगार स्कोर के अंदर। अपगार स्कोर मिनिमम मार्किंग 0, मैक्सिमम मार्किंग 10, 10 इज द गुड, 0 इज द वर्स्ट। नेक्स्ट अपगार स्कोर आपको निकालना है 1 मिनट का अपगार स्कोर। बेबी जो कि क्या कर रहा है, गैस्प कर रहा है, पहला कंपोनेंट। दूसरा बच्चा क्या है, कंप्लीटली पेल है। तीसरा बच्चे की पल्स रेट जो है वो 40 पर मिनट है। चौथा बच्चे के लिम, टोटली बच्चा कैसा है, लिम्प है, और उसका ग्रीमेस जो है वो ओरोफेरिंजियल सक्शन पे वो शो कर रहा है। 5 पैरामीटर दिए हुए हैं अपगार स्कोर में, 5 ही पैरामीटर होते हैं। 5 पैरामीटर को यूज करके इस बच्चे का अपगार स्कोर आपको निकालना है। बच्चा गैस्पिंग कंडीशन के अंदर है, पहली प्रायोरिटी, पहली आपका ऑप्शन। बच्चा कंप्लीटली पेल है, बच्चे की पल्स रेट 40 है, बच्चा टोटली लिम्प है, और उसका ग्रीमेस शो करता है जब ओरोफेरिंजियल सक्शन करते हैं। तो देखिएगा ए पी जी ए आर के अंदर हमने देखा कि ए का मतलब अपियरेंस होता है जिसमें स्किन का कलर देखते हैं, और अगर कलर जो है वो एकदम पेल है तो 0 नंबर, कलर जो है वो बॉडी पिंक है और पेरिफेरी ब्लू है तो 1 नंबर, और कंप्लीट बच्चा पिंक है तो 2 नंबर। तो यहाँ तो बच्चा एकदम पेल है तो नंबर क्या हो जाएगा 0। तो अपियरेंस और लुक उसका कैसा हो गया 0। पी का पल्स रेट या हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0, 100 से कम है तो 1, और 100 से ज्यादा है तो 2। तो यहाँ पे हार्ट रेट 100 से कम है, 100 से कम है मतलब कौन सा मार्क्स आएगा 1। तो अपेरेंस में तो क्या आया 0, पल्स रेट या हार्ट रेट में कितना मार्क्स मिलेगा 1, क्योंकि हार्ट रेट कितनी है 40। जी का मतलब होता है ग्रीमेस, ग्रीमेस जो है उसमें बच्चा अनरेस्पॉन्सिव है तो 0। अगर बच्चा जो है स्टिमुलेशन देने पे एक्टिव क्राई कर रहा है तो 2 नंबर,
और बच्चा माइल्ड ग्रीमेस शो कर रहा है किसी टच की वजह से तो 1 नंबर। तो यहाँ पे ग्रीमेस शो कर रहा है जब हम सक्शन कर रहे हैं, बाकी एक्टिवली क्राई नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी कितना मार्क्स दिया जाएगा, ग्रीमेस में भी 1 मार्क्स। फिर एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी में एकदम लिम्प है तो 0 नंबर, अगर बच्चा जो है मिनिमल फ्लेक्शन है तो 1 नंबर, और एक्टिव मूवमेंट है तो 2 नंबर। तो ये बच्चा तो टोटली लिम्प है, एटोनिक ए रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, किसी भी तरीके के मूवमेंट नहीं है, तो कितना मार्क्स है, 0। तो एक्टिविटी में भी क्या मार्क्स आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। अगला है रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0 है, इरेगुलर है तो 1 है, रेगुलर है तो 2 है। यहाँ पे रेस्पिरेशन दिया हुआ है बच्चा गैस्पिंग में, और गैस्पिंग एक इरेगुलर रेस्पिरेशन है जिसके लिए हम 1 मार्क्स दे सकते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी कितना मार्क्स मिलेगा, 1। तो 2 कंपोनेंट में 0 मार्क्स है, और 3 कंपोनेंट में 1 1 और 1 मार्क्स है। तीनों को मिला के बात करें तो 3 नंबर इस बच्चे के बनते हैं। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया बिना ऑप्शन के, और ऑप्शन है 0 1 2 और 3। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 3। हमारा 3 किससे मैच हो रहा है, डी से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, और कितना जवाब बनेगा, 3। फोटोथेरेपी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आज के सेशन का सबसे आसान सवाल, फोटोथेरेपी काम में ली जाती है किसके ट्रीटमेंट के अंदर, क्वेश्चन ने पूछा है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। बहुत ही बढ़िया, बिना ऑप्शन के जवाब, ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है आपके अंदर। ये कॉन्फिडेंस ही अपने को लाइफ में बेहतरीन बनाता है। जिंदगी में कुछ हो ना हो, मार्केट में कुछ इज्जत हो ना हो, पास में पैसे वगैरह कुछ हो ना हो, है कि नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है, खुद पे भरोसा है, कुछ करने की क्षमता आप अपने अंदर रखते हैं, तो आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। नीड होती है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की, एक कॉन्फिडेंस की। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, सच्चे बने, अच्छे बने, और बेहतरीन करने की रोज कोशिश करें। हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एक साथ सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर दिन अच्छा करते रहे, बढ़िया करते रहे, और बढ़िया तरीके से अपने आप को बिल्डअप करें। तो फोटोथेरेपी यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, पॉलीसाइथीमिया, नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया और नियोनेटल जॉन्डिस। जैसा आप लोगों ने सबने जवाब दिया, इट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, और स्पेशली नियोनेटल जॉन्डिस। जॉन्डिस लिखना गलत है, क्योंकि जॉन्डिस तो एडल्ट में भी होता है। तो फोटोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली नियोनेटल जॉन्डिस में ज्यादातर यूज करते हैं, एडल्ट जॉन्डिस में इतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है। नियोनेटल जॉन्डिस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर फोटोथेरेपी यूज किया जाता है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी के नंबर का बहुत ज्यादा होना, और आरबीसी के नंबर जब ज्यादा होते हैं तो हम फ्लेबोटोमी करके ब्लड को बाहर निकालते हैं, फ्लेबोटोमी प्रोसीजर किया जाता है। और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस का मतलब होता है जो आपकी इंटेस्टाइन है उसका नेक्रोसिस हो गया ड्यू टू द हाइपोक्सिया, ज्यादातर प्रीटर्म बच्चों में ऐसा होता है। तो फोटोथेरेपी यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, नियोनेटल जॉन्डिस। लाइट यूज करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करती है फोटोथेरेपी। 3 प्रिंसिपल पे काम करती है, और ये तीनों प्रिंसिपल जो है उसको यूज में लेके, है ना, फोटोथेरेपी जो होती है वो जो है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है। क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन ए रेफ्रिजरेटर इज अप टू, ब्रेस्ट मिल्क, है ना, कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली सक नहीं कर सकते, तो हम ब्रेस्ट मिल्क को एक्सपेल करते हैं, फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, जब भी बच्चे को नीड होती है उसको पिलाते रहते हैं। तो उसको स्टोर करने, रेफ्रिजरेटर में अगर आप स्टोर कर रहे हो तो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करना है आपको, कितने घंटे तक कर सकते हो, मतलब 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स और 24 आवर्स स्टोर ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो यहां से 3 सवाल बनते हैं जो आप क्लियर करिएगा। ब्रेस्ट मिल्क से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक उसको रूम टेम्परेचर पे, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, और एक रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में। रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीजर वो जगह होती है जहां पे बर्फ जमता है, तो फ्रीजर में, तो आप कहां रख रहे हैं उसके अनुसार उसका लाइफ स्पान होता है, उतने टाइम तक हम उसको, ऐसी जगह पे रखने पे उतने टाइम तक हम उसको वापस यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, सॉरी, सबसे पहला कंसेप्ट है रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं उसको 8 से 10 घंटे तक। कब तक, 8 से 10 घंटे तक। तो अगर रूम टेम्परेचर पूछा जाता है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की जगह, तो जवाब क्या बन जाता, 8 घंटा। ये तब जब क्या पूछा जाता है, रूम टेम्परेचर, लेकिन हमें क्या पूछा है, रेफ्रिजरेटर।
तो रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख रहे हो तो कब तक रख सकते हैं? 24 आवर्स। तो मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो किसको? ब्रेस्ट मिल्क को, तो कितने घंटे तक? 24 घंटे तक आप रख सकते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर। और लास्ट ऑप्शन है, अगर आप फ्रीजर में रख रहे हो उसको, तो -20 डिग्री में आप रख सकते हो 3 महीने तक। फ्रीजर में रख रहे हो, -20 डिग्री में रख रहे हो तो 3 महीने तक। रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो 24 आवर्स तक। और रूम टेम्परेचर पे अगर आप रख रहे हो तो 8 घंटे तक उसको रख सकते हैं। स्टोरेज टाइम पीरियड होता है रूम टेम्परेचर 8 घंटे, रेफ्रिजरेटर जो है वो 24 घंटे, और फ्रीजर -20 डिग्री में रख रहे हो तो 3 महीने तक मिल्क को स्टोर करके रख सकते हो। कौन सा मिल्क? ब्रेस्ट मिल्क, ह्यूमन मिल्क की हम बात करें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, एक्सीलेंटली, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटर जब हम कर रहे हैं न्यूनेट के अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर, तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा चिल्ड्रन में ग्रोथ की मॉनिटरिंग का? वेट, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, एंड हेड सर्कम्फ्रेंस। सारे के सारे एंथ्रोपोमेट्री है, और एंथ्रोपोमेट्री के अंदर दो एंथ्रोपोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बेस्टली असेस कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी या चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है। और वो दोनों एंथ्रोपोमेट्री यहाँ पे एक साथ दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। एक ही ऑप्शन है जिसमें एक साथ है, दैट इज हाइट एंड वेट, जो कि साथ में दिए हुए हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। रेट ऑफ इंक्रीज, हाइट एंड वेट जो है ये बेस्ट इंडिकेटर है किसी बच्चे में ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, कि इधर बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। इसको बेस्ट तरीके से अगर अपने को मॉनिटर करना है, ग्रोथ को सबसे बेस्ट तरीके से पता करना है, तो वी कैन assess the rate of increase in height and weight। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी जो है वो खोटे जवाब है। वेट, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस और हेड सर्कम्फ्रेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। रेट ऑफ इंक्रीज, हाइट एंड वेट इज द करेक्ट वन। मोरोज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस से क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स। डिसअपियर होता है कौन सी उम्र में? 5 महीना, 3 महीना, 7 महीना और 6 महीना, चार ऑप्शन दिए हुए। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी में हम असेस करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन को असेस करना है, ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए होते हैं, लेकिन मोरो रिफ्लेक्स सबसे अच्छा असेसमेंट करता है ब्रेन का, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्सेस माना जाता है। और ब्रेन के फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम बच्चे के नेक को सपोर्ट देते हैं और बच्चे को आर्म में होल्ड करते हैं। सडनली जो है नेक का जो सपोर्ट है वो हटाते हैं सडनली, तो बच्चे की नेक बैकवर्ड फॉल होती है। जब नेक बैकवर्ड फॉल होगी तो बच्चा तीन चीजें शो अप करेगा वहां पे, एबडक्शन, एडक्शन और क्राई। वो अपने लिम्ब को, अपने हैंड को एबडक्ट करता है ऊपर की तरफ, फिर उनको वापस ऐड करता है, और फिर साथ में क्या करता है? क्राई करता है। ये तीन रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं मोरो रिफ्लेक्स के अंदर। और अगर ये रेस्पॉन्स आ रहे हैं तो बच्चे का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमने किया और वो बढ़िया है, नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है। अगर ये मोरो रिफ्लेक्स जो है वो जन्म से प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। ये मोरो रिफ्लेक्स 6 महीने तक परसिस्ट करता है, और 6 महीने की उम्र में ये क्या हो जाता है? डिसअपियर। सवाल ने ये पूछा डिसअपियर कब होता है, तो जवाब क्या बनेगा? 6 मंथ। 6 महीने पे ये क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। 7 महीने में अगर डिसअपियर होता है तो ये डिले है, लेट है, डिलेड डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। 3 महीने और 5 महीने पे अगर डिसअपियर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्ली डिसअपियर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा सही है, बढ़िया है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछे कि कब होता है तो आप 3 या 5 नहीं बोल सकते, क्योंकि आप 3-5 बोलते हैं इसका मतलब 6 पे गायब होना अब नॉर्मल है, जबकि 6 पे गायब होना नॉर्मल है। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है इसके डिसअपियरिंग का 6 मंथ, ना तो 3 मंथ है ना 5 मंथ है, जो कि कई सारे लोगों ने जवाब दिया, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। 6 मंथ पे मोरो रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर होता है, ब्रेन के असेसमेंट करता है, और डिलेड डिसअपियर होना डिलेड डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। मोरो रिफ्लेक्स बर्थ के समय एब्सेंट होना ब्रेन की जो है फंक्शनिंग कैपेसिटी नहीं हो रही है, ऐसा इंडिकेशन होता है। तो मोरो रिफ्लेक्स एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसको असेस करना होता है एट बर्थ ब्रेन के असेसमेंट करने के लिए, और इसका डिसअपियरिंग टाइम पीरियड जो होता है वो 6 मंथ रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा एक काम करें कि इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, एक जिम्मेदारी उठा के पहुंचाएं। भगवान कृष्ण के उस वाक्य को याद करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। हमने देखा, हमने किया, अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। लेकिन अगर हम यही चीज किसी और के लिए करते हैं, किसी और के लिए हम लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये सारथीपन कहलाता है। और अगर आप सारथीपन दिखाते हैं तो भगवान ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की,
वो सारे लोग जिनको जरूरत है इस तरीके के मटेरियल की लेकिन उन्हें पता नहीं है इस मटेरियल का, उस तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी चाहिए और अपनी ईमानदारी सबके पास में होती है। ईमानदारी से कोशिश करिए, प्रयास करिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की। मैंने एक ईमानदारी से प्रयास किया और आज मैं 16,000 लोगों तक अगर पहुंच पाया हूं, तो आप लोग जो मेरी तरीके के हैं, और मैं अकेला था, और अगर आप जो भी लोग हैं 200 150 200 लोग वो मेरे साथ अगर जुड़ जाते हैं, है ना, एक एक बार के लिए, और फिर 150 से हमारा जो है वो कितना ज्यादा होगा, हम 500 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 5000 होंगे। तो इस तरीके से अगर अपन जुड़ते हैं तो कई सारे लोगों तक हम अप्रोच कर सकते हैं, और आप ही वो लोग हैं जो ये अप्रोच में मददगार बन सकते हैं। तो मददगार बनिए, मदद करने की कोशिश कीजिए। ये जो मिशन हमने शुरू किया है इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग जो है इसमें एक बेहतरीन जो है एक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। अपने आप को वो एक्टर बनाइए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। होप सो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नया वीडियो और नई एनर्जी और नए क्वेश्चन के साथ में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।